आपको वैसे सर पर्सनली पर्सनली आपको क्रिमिनल साइड पसंद है सिविल? हमारे पास जनरल केसेस हैं, सिविल के भी और क्रिमिनल के, फैमिली के, रेवेन्यू के, तमाम। नहीं, नहीं वो तो सारे आएंगे जाहिर बात है। लेकिन जैसे एक बंदे की चॉइस होती है अपनी, जैसे खास लगाव होता है। जी जी, वो मेरा क्रिमिनल साइड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्लास को शुरू करते हैं। टाइम जो है वो क्या होगा कि मीटिंग करो क्लोज हो जाएगी। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे सीपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, एंड दैट इज स्टेजेस ऑफ अ सिविल ट्रायल। तो सिविल ट्रायल के स्टेजेस कौन से हैं? सबसे पहले भाई, अगर किसी के साथ अगर मसला हुआ है सिविल साइड पर, तो वो किस तरह कोर्ट में वो आ सकता है। तो उसके पास ऑप्शन है टू कम थ्रू अ प्लेंट। उसको जो है वो दावा जमा कराना होगा, प्लेंट एक जमा करानी होगी। प्लेंट जमा होती है अंडर ऑर्डर 6 एंड 7। 6 एक जनरल है, लेकिन 7 जो है वो मोस्ट स्पेसिफिकली प्लेंट से डील करता है कि प्लेंट के अंदर क्या चीजें होंगी। ऑर्डर 6 ये बात करता है कि भाई जनरली प्लेंट जो है वो जमा करानी होगी, रिटन स्टेटमेंट जमा करानी होगी। लेकिन ऑर्डर 7 बताता है कि प्लेंट होती क्या है, और प्लेंट प्लेंट में कौन सी चीजें होंगी और कौन से एनेक्स्चर्स उसके साथ लगाए जाएंगे। तो स्टार्टिंग में सिविल ट्रायल को स्टार्ट करने का तरीकेकार ये है कि प्लेंट जमा कराई जाएगी। इसी तरह प्लेंट को डिफेंड करने के लिए रिटन स्टेटमेंट दी जाएगी, जो कि डिफेंडेंट देगा। तो हम पढ़ते हैं आज ऑर्डर नंबर 7 को, जो कि डील करता है प्लेंट कि प्लेंट होगी क्या, और प्लेंट जो है वो किन चीजों पर मुश्तमिल होगी। ऑर्डर नंबर 7 विच डील्स विद द प्लेंट। इसमें कुछ 26 रूल हैं, 26 रूल्स। सबसे पहला रूल के प्लेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें पुट करनी होगी, मीन्स व्हाट पर्टिकुलर्स आर टू बी पुट इन अ प्लेंट। सबसे पहले कि भाई ऊपर ऊपर हम लिखेंगे नेम ऑफ द कोर्ट। मैं आपको एक प्लेंट दिखाऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले क्या है कि नेम ऑफ द कोर्ट उसमें डाला जाएगा। उसके बाद प्लेंटिफ की डिटेल दी जाएगी। प्लेंटिफ की डिटेल किस तरह के, नेम, डिस्क्रिप्शन और उसकी रेजिडेंस कहाँ पर है। इसी तरह डिफेंडेंट की तमाम जो डिटेल है वो दी जाएगी। अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अनसाउंड माइंड है या माइनर है, तो फिर उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि दिस पर्सन इज अनसाउंड माइंड और माइनर। कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताया जाएगा कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है, कब वो अराइज हुआ, और क्या वो कंटिन्यूस है अंटिल नाउ और नॉट। फिर हमें सेटिस्फाई करना होगा द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि क्या कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई द सिविल सूट और नॉट। तो उस हिसाब से भी फैक्ट्स जो हमें वो डालने होंगे। फिर प्लेंटिव अपना रिलीफ बताएगा कि भाई मुझे रिलीफ कौन सा चाहिए। व्हाट डू आई वांट फ्रॉम दिस कोर्ट। तो रिलीफ भी उसे बताना होगा। यानी इसको हम प्रेयर क्लॉज कहते हैं। हर प्लेंट में एट द एंड एक प्रेयर क्लॉज होती है। उस प्रेयर क्लॉज में बताया होता है कि प्लेंटिफ को क्या चीजें अब चाहिए फ्रॉम द कोर्ट। इसी तरह अगर सेट ऑफ का मामला है, तो सेट ऑफ की से रिलेटेड भी डिटेल जो है वो डाली जाएगी। सेट ऑफ पढ़ेंगे हम ऑर्डर नंबर 8 में, जब हम रिटन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर का वैल्यू कितनी है, तो वैल्यूशन जिसको हम कहते हैं पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो यानी हर कोर्ट की एक पर्टिकुलर अमाउंट से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है, तो अगर उस जुरिस्डिक्शन, यानी अगर उस वैल्यूएशन से ज्यादा आप उससे ज्यादा वैल्यू का अगर सूट फाइल कर रहे हो, तो वो वहां पर नहीं होगा। तो हर पर्टिकुलर कोर्ट की एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन जुरिस्डिक्शन वैल्यूएशन जुरिस्डिक्शन होती है, या जिसको हम पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं, वो होती है। तो ये होती है प्लेंट के सर कुछ सर्टेन कंटेंट। जी जी बताएं। ये सर, ये जो कोर्ट फीस होती है यानी, तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 होती है, इससे ज्यादा भी होती है कोर्ट नहीं फीस? नहीं, 15,000, 15, टोटल 15,000। एंड ठीक हो गया। उसके बाद है रूल नंबर 2।
अगर सूट हो मनी सूट, यानी रिकवरी है पैसों की, तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए वो कानून ये कहता है कि आपको प्रीसाइज अमाउंट बताना होगा। प्रीसाइज अमाउंट का यहाँ पर मतलब है कि एग्जैक्ट अमाउंट, अप्रोक्सीमेट अमाउंट नहीं चलेगा, एग्जैक्ट अमाउंट कि सर मेरा जो है वो 50 लाख रुपए जो है वो उसका फ्रॉड हुआ है, तो 50 लाख एक एग्जैक्ट एक प्रिसाइज अमाउंट है, तो प्रिसाइज बताना होगा। मैं कहूँ कि सर लगभग 50 लाख रुपए थे, तो ये नहीं चलेगा, आपको प्रिसाइज अमाउंट बताना होगा, क्योंकि एक बंदे का नुकसान हुआ है, उसे तो पता हो ना मेरा नुकसान कितना हुआ। ठीक है। लेकिन अगर मामला हो सेट ऑफ का, सेट ऑफ को हम आगे डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में आज। तो अगर सेट ऑफ का मामला हो तो वहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताई जा सकती है, वरना प्रिसाइज अमाउंट बताना जरूरी है। हर केस का एक लिमिटेशन पीरियड होता है। फॉर एग्जाम्पल अपील का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 30 डेज है। ठीक है। या जो है वो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड है तो उसका पीरियड 1 ईयर है। तो हर एक केस का पर्टिकुलर जो है ना वो लिमिटेशन पीरियड होता है, उसके लिए लिमिटेशन लॉ है पूरा 1908 का, 1908। तो अगर कोई सूट जो है वो लिमिटेशन लॉ के थ्रू एग्जेम्प्ट हो गया, यानी टाइम जो है वो पूरा हो गया है और उसके बाद जो है ना हम घूम के फिर आ रहे हैं केस को फाइल करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम कोर्ट को ग्राउंड बता दे सर हम जो है वो इन मामलात की वजह से हम कोर्ट में नहीं आ पाए, ये बंदा जो हमें झूठी जो है ना वो आश्रय दे रहा था कि हम मैं आपका काम कर दूंगा, जो भी फ्रॉड में मैंने पैसे खाए हैं मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, वो इन मामलात पर हमें चला रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी लैप्स्ड द पर्टिकुलर टाइम ऑफ फाइलिंग द सूट। तो हम अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर लेते हैं तो फिर कोर्ट जो है हमें माफ कर सकती है। ठीक है। वरना हर सूट के लिए लिमिटेशन लॉ का एक जो है ना वो लिमिट लगाई हुई है। ठीक है। तो अगर हम कोर्ट को कहते हैं कि सर इन मामलात की वजह से हम नहीं आ पाए, तो वो भी ग्राउंड्स बताने होंगे उस प्लेंट के अंदर, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हमें जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है, वरना नहीं। इसी तरह रूल नंबर 9, प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट। प्लेंट को एडमिट करने का प्रोसीजर क्या होगा, कि भाई प्लेंट में प्लेंटिफ जो है वो प्लेंट के साथ लगाएगा एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एट द एंड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाएगा कि सर मेरा मसला है इस प्रॉपर्टी का, मैं जो है वो ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरी है, आई एम एक्चुअल ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो उसको जब हम मैं प्लेंट बना रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो एट द एंड ऑफ द प्लेंट मुझे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे कि ये मेरे डॉक्यूमेंट से रजिस्टर्ड सेल डीड है, या जो है वो ये मेरा टाइटल डॉक्यूमेंट है, यानी इसका ऑनर मैं हूँ, ये टाइटल डॉक्यूमेंट या मुख्तियार कार की रिपोर्ट वगैरह जो भी है, वो तमाम अगर डॉक्यूमेंट्स है तो वो एट द एंड ऑफ द प्लेंट अटैच किया जाएगा। इसी तरह वो जो प्लेंट है उसकी कॉपीज भी बनाई जाएंगी। कितनी कॉपीज बनाई जाएंगी, जितने डिफेंडेंट होंगे उतनी कॉपीज बनाई जाएंगी, और प्लस 2 एक्स्ट्रा कॉपीज भी बनाई जाएंगी। 2 एक्स्ट्रा कॉपीज क्यों, क्योंकि वो कोर्ट अपने पास रखेगी। ठीक है। तो जितने डिफेंडेंट होंगे उतनी कॉपीज बनाई जाएंगी। लेकिन कभी कभार प्लेंट इतनी बड़ी होती है जिसके पेजेस 1000 से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब प्लेंट की नौयत जो है वो डॉक्यूमेंट प्लेंट का जो है वो ज्यादा जिसमें पेजेस अगर हो जाए, तो फिर कोर्ट वहां पर लीनियंसी दे सकती है कि आप जो है मेन मेन पेजेस को कॉपी कराओ और डिपेंडेंट पर सर्व कर दो। सारी प्रिंट को कॉपी कराने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भले ना कराओ, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट आप वैसे ही कोर्ट में जमा कराओगे तो कोर्ट को पता चल जाएगा। तो इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। वरना अगर ये इस तरह मामला नहीं है तो क्या होगा कि प्लेंट की कॉपी इतनी बनाई जाएंगी जितने डिफेंडेंट होंगे, प्लस में 2 एक्स्ट्रा। ये सर उसके लिए समन के लिए। नहीं सर नहीं, प्लेंट मैं मेरा जब मैं दावा फाइल कर रहा हूँ, यानी प्लेंट में जब फाइल कर रहा हूँ केस को जब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो स्टार्टिंग के वक्त में प्लेंट की खुद की कॉपीज बनाऊंगा और डिफेंडेंट पर सर्व करूंगा। क्यों सर्व करूंगा, कि प्लेंट एटलीस्ट डिफेंडेंट को पता तो चले कि उसके खिलाफ जो है वो केस फाइल हुआ है। तो सर जब वो समन में आएगा ही नहीं तो फिर क्या सर्व होगा सर? ये होंगे समन के साथ ही सर्व, लेकिन ये समन नहीं है। नहीं नहीं, समन के साथ सर्व होंगे या नहीं? जो हाँ देने जाएगा प्रोसेस सर्वर, हाँ, वो यानी वो देगा, वो उसके देगा। साथ होगा। जी। और सर प्ले ये ऑर्डर 13 क्या है जो लिखा हुआ है, गो थ्रू ऑर्डर 13? वो अब हम पढ़ते हैं, अभी अभी पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो जी। क्या हुआ कि भाई प्लेंट की कॉपीज बनाई जाएंगी उतनी जितने डिफेंडेंट होंगे। इसी तरह ड्राफ्ट फॉर्म्स ऑफ समन एंड फीस फॉर सर्विस देयरऑफ। तो बात एट द एंड ये आती है कि समन वगैरह बनाए जाएंगे और समन के साथ
प्लेंट की कॉपीज भी उतनी दी जाएंगी जितनी जितने डिफेंडेंट होंगे, और फिर उन पर सर्व किए जाएंगे। तो अब हम चलते हैं ऑर्डर 13 की तरफ। ऑर्डर 13 जो है ना वो डील करता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से। ठीक है। अगर, यानी बात यह है कि एट द स्टार्टिंग द केस, एट द स्टार्टिंग ऑफ द हियरिंग, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सूट, प्लेंट जमा होगी और उसके साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। लेकिन अगर मैं जो है वो भूल गया कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना, या कोई डॉक्यूमेंट मैंने कोर्ट से परमिशन ली थी कि सर मुझे बाद में टाइम देना कि मैं वो तब तक जो है ना मैं ये जो डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक है मैं लेकर आऊँ, उसको लेकर आने में मुझे वक्त लगेगा। ठीक है, वो अथॉरिटीज जो है मुझे टाइम में नहीं देंगी वो लिस्ट ऑफ वो डॉक्यूमेंट्स, वो मैं अभी अटैच नहीं कर सकता, कोई और डेट दें मैं उस पर अटैच कर दूंगा। तो उनमें उसके लिए क्या होगा कि हम ऑर्डर 13 रूल 1 और 2 के एप्लीकेशन देते हैं। तो ऑर्डर 13 में बात है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, उसको हम देख लेते हैं। तो इसके दो ही रूल मैंने यहाँ पर उठाए। 11 रूल हैं लेकिन दो ये इंपॉर्टेंट रूल मैंने नोट करवाए हुए हैं, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन होती हैं प्रॉपर, और वो एप्लीकेशन दी जाती हैं। ठीक है। ऑर्डर 13 बात करता है प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रूल नंबर 1, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू बी प्रोड्यूस्ड एट द फर्स्ट हियरिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में ही दिए जाते हैं, एट द स्टार्टिंग। ठीक है। पार्टीज और देयर प्लीडर्स शेल प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स एट फर्स्ट हियरिंग। कोर्ट में कॉल अपॉन द पार्टीज टू एडमिट और डिनाई द डॉक्यूमेंट। प्लेंटिफ ने अगर डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी और रिटन स्टेटमेंट, और वो जो रिटन स्टेटमेंट में अगर वो कहते हैं कि नहीं हम डिनाई करते हैं ये झूठा डॉक्यूमेंट है, तो डिनाइल का भी टाइम दिया जाएगा, एडमिशन का भी टाइम दिया जाएगा। रूल 2 इसका इंपॉर्टेंट है जिसकी एप्लीकेशन दी जाती है, क्या कि अगर फर्स्ट हियरिंग पर डॉक्यूमेंट नहीं अटैच किए गए, इफ नॉट सबमिटेड एट द फर्स्ट हियरिंग शल नॉट बी एक्सेप्टेड देयर आफ्टर, वो फिर अब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन के थ्रू वकील क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट बाद में भी अटैच करा ही लेते हैं, हम कराते हैं, और कोर्ट भी उसको कर ही लेती है। बस ठीक है डॉक्यूमेंट आ गया, क्योंकि कोर्ट तो क्या है कि केस को हल करना है। कोर्ट तो चाहेगी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सबूत मिले, तो डॉक्यूमेंट किसी भी स्टेज पर जो है ना वो बाद में भी उसको लाते हैं वकील, और उसको जो है ना कोर्ट एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि और कोर्ट कहती है कि हमारे पास ये एक्सेप्शन है, अंडर दिस एक्सेप्शन वी आर एक्सेप्टिंग दैट डॉक्यूमेंट व्हिच इज लेटली फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। तो ये हमारा ऑर्डर नंबर 13। सर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स ना, वो जो दस्तावेजी शहादत के में देते हैं, तो वो भी इसी के मुतालिक होते हैं ना, वो भी बाद में दे सकते हैं? सर उसकी क्या होगा कि आप फोटो कॉपी जो है ना वो अटैच करोगे प्लेंट के साथ, और फिर जब प्लेंट जमा होगी जज साहब के सामने, जज जो कहेगा कि अब मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ, फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना। अच्छा, यानी वो अगर प्लेंट में हम नहीं दिखाते, मिसाल के तौर पे जिक्र करते हैं साथ अटैच नहीं करते, दस्तावेज में दिखा सकते हैं या नहीं? आपने अगर उसको जिक्र कर दिया है तो इसका मतलब है कि वो अटैच हो गया। देना, अटैच करना जरूरी नहीं है अटैच प्लेंट करना, के साथ? अटैच करना जरूरी है, लेकिन अगर जब अपने आपने जिक्र कर दिया है फिर कोर्ट जो कहेगी कि आप उसको दिखाओ, तो वहां पर आप दिखाओगे, और कोर्ट को सेटिस्फाई करना कि हम भूल गए जो है लिस्ट में लगाना, लेकिन ये डॉक्यूमेंट है, हमने उसको जो है उसको मेंशन भी किया है। सही सर, एक चीज है, ये जो रिलायंस होती है, मुनस्सरा जिसे कहते हैं, वो फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? रिलायंस समझा नहीं हूँ। हम जिसमें एक लिस्ट है तो मुनस्सरा, with जिन डॉक्यूमेंट्स पे इन्हिसार किया जाएगा केस फाइल करते हुए, डॉक्यूमेंट के साथ लगाते नहीं है, एक पेश करदा होता है, एक मुनस्सरा होता है। हाँ यही तो होते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये पूरी लिस्ट एक बनाई जाती है, इसमें ये कि ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये बर्थ नादरा का, ये तमाम चीजें लिखी होती है। रिलायंस मतलब आई शेल रिलाई ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड बिलो, इस तरह हो। सही। और पेश करदा वो होते हैं जो साथ पेश किए जाएं। नहीं, रिलायंस में जो है ना हम सब डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर देंगे, फिर जो कोर्ट कहे कि तुम पेश करो फिर तो पेश करना, जिसका जरूरत ना हो तो बस कहे कि ना पेश करो बस। सही सही सर, इधर हमारे यहाँ जो जैसे कंप्लेंट वो करते हैं, एक दो दफा देखा था, उसमें बकायदा दो वो होते हैं, जैसे सफे यानी छपे हुए, उस पेश करदा भाई वो डॉक्यूमेंट लिखो जो आप इस टाइम पेश कर रहे हो, और दूसरा एक फार्म होता है मुनस्सरे का, रिलायंस वाला, वो लिखो भाई जिसके ऊपर आप रिलायंस कर रहे हो। दो अलग अलग वो होते हैं डॉक्यू डायरी के वक्त। यार ये आपके पास प्रोसेस थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन जो है ना रिलायंस में मतलब ये होगा कि बस मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कर रहा हूँ,
और अगर कोर्ट कहती है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराओ तो हम ओरिजिनल लेकर आ जाते हैं, बस यही होता है। सही सही सही, ठीक है। बाकी इलाके के हिसाब से प्रैक्टिस जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल कहीं पर वो पूरी फुल ड्रेस पहन कर आ जाते हैं, कहीं पर जो है ना वो शलवार कमीज ऊपर ब्लैक कोटी पहनकर और केस चला रहे हैं, तो प्रैक्टिस हम्म, का थोड़ा हो सकता है। सही, ठीक हो गया सर। नाउ द नेक्स्ट इज रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 और 11 बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी भी एप्लीकेशंस बनती हैं। रूल नंबर 10, रिटर्न ऑफ प्लेंट। कोर्ट कहेगी कि जो है वो इस प्लेंट को रिटर्न किया जाए। क्यों? क्योंकि इट इज टू बी सबमिटेड बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। ये कोर्ट प्रॉपर नहीं है, इस कोर्ट इस जो है ना इसमें गलत ये जो है वो फाइल किया गया है केस को, तो रिटर्न हो सकती है। तो अगर आपने केस कोई फाइल किया, मैं डिफेंडेंट हूँ, मैं जो है ना कोर्ट में जो है ना ऑर्डर 7 रूल 10 की एप्लीकेशन दे दूंगा, 7-10 की, कि सर इन्होंने गलत एप्लीकेशन फाइल की है, जो है सूट फाइल किया है, काइंडली जो है ना ऑर्डर 7 रूल 10 का ऑर्डर जो है ना वो पास करें और इनकी एप्लीकेशन को वापस किया जाए बिफोर द प्रॉपर कोर्ट, फॉर द सबमिशन बिफोर द प्रॉपर कोर्ट। अब भाई प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग प्लेंट क्या होगा? द जज शैल इंडोर्स द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, कब वो जो है प्रेजेंट हुआ, एंड रिटर्न, यानी केस कब प्रेजेंट हुआ और रिटर्न कब हुआ, पार्टी प्रेजेंटिंग इट जो भी होगी, रीजन फॉर रिटर्न। फिर आते हैं रूल नंबर 11 पर, जो कि डील करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ठीक है। रूल नंबर 11 वो रूल है जिसकी नेचर है ऑफ डिक्री। ठीक है, जिस तरह एक केस फाइल हुआ, जजमेंट आई और एट द एंड डिक्री आती है। ठीक है, तो जिस तरह डिक्री की वर्थ है कि उसको अपील की जा सकती है अगेंस्ट डिक्री, इसी तरह रूल 11 का ऑर्डर जो है ना वो इतना स्पेशल ऑर्डर है कि इसकी नौयत हो जाती है डिक्री वाली, डिक्री, यानी फिर इसके खिलाफ अपील भी हो सकती है कि हमारे इस सूट को गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया। रूल नंबर 11 नहीं कि कुछ 4 कंडीशन इन विच a plaint may be rejected. The plaint shall be rejected in the following cases. अगर कॉज ऑफ एक्शन को ही डिस्क्लोज ना किया गया हो कि एक्चुअल में मसला है क्या, या अगर कोर्ट को समझ में ही ना आए कि मसला मसला किस तरह हुआ, ये हो क्या रहा है, तो फिर कोर्ट के पास पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकती है उस प्लेंट को। इसी तरह अगर वो प्रॉपरली वैल्यूड ना हो, इवन आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी, कोर्ट ने कहा कि आपकी वैल्यूएशन सही नहीं है। फॉर एग्जांपल सीनियर सिविल जज की जो वो पावर है वो है कि 10 लाख से ज्यादा, जो 10 लाख से लेकर करोड़ तक की प्रॉपर्टी को डील करना। लेकिन अगर करोड़ों से भी ज्यादा आप जो है वो कर रहे हो तो फिर उसकी भी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो प्रॉपर वैल्यूएशन उसकी बहुत सारी, कोर्ट कहेगी कि आप जो है ना वो करोड़ तक की प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बनाओ और फिर आके हमारे पास आओ। तो प्रॉपर वैल्यूएशन के लिए भी, लेकिन उसके लिए भी कोर्ट अपॉर्चुनिटी देगी कि आप वैल्यूएशन करो और फिर आओ, हम जो है ना केस को चलाएंगे। और फिर भी अगर वो बंदे ना माने, देन द प्लेंट में बी रिजेक्टेड। या अगर इनसफिशिएंटली स्टैंप पर जो है वो प्लेंट बनाई गई हो, लिखी गई हो, यानी वो जो टिकट लगते हैं ना वो टिकट इनसफिशिएंट अगर लगे, तो फिर जो है वो उस पर भी, ये भी एक ऑप्शन है कोर्ट के पास के इस बुनियाद पर भी रिजेक्ट कर सकती है प्लेंट को। या अगर वो बार्ड बाय एनी लॉ हो, किसी लॉ की वजह से वो सूट अब नहीं हो सकता, टाइम लिमिटेशन का फॉर एग्जाम्पल मसला है, तो बार्ड बाय एनी लॉ है, इन दैट केस a plaint may also be rejected. रूल सर नंबर सेवन 11। इलेवन सिर्फ ट्रायल में की जाता होगा ना? फिर अपील में तो फिर उसके खिलाफ उसमें तो नहीं होती ना 7-11? नहीं नहीं, 7-11 यानी, वो जी जी बताएं, जी पूछें। फिर तो उसकी उसकी बहस होती होगी भाई 7-11 सही है या नहीं है, बिल्कुल अपील बिल्कुल में ऐसे बिल्कुल, ही है ना? इस पर आर्ग्यूमेंट होते हैं, बाकायदगी से आर्ग्यूमेंट होते हैं। और जो है ना वो रूल, बाकी ये है तो वो ट्रायल स्टेज पर ही होती है। अगर ट्रायल चल गया तो इसका मतलब है कि प्लान तो सही थी, प्लान गलत थी नहीं। बाकी केस में कोई भी कोई, रेवेन्यू में होती है 7-11? जी जी, रेवेन्यू में होती है? रेवेन्यू में यार ये सीपीसी उस पर अप्लाई नहीं होता, तो इस वजह से आर ये नहीं होगा पर। अच्छा, उसका अलग ही लॉ है। हाँ उसके अलग है, वो सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ना वो अप्लाई होते हैं, वहां पर 7-11 नहीं होता। आपका सर कौन सा है? किस साल में बना था सिंध रेवेन्यू एक्ट? जी, सिंध रेवेन्यू एक्ट किस ईयर का है आपके यहाँ? ये है 1967 का, 1967 का। सही सही सही, इधर भी तकरीबन ऐसे ही है, दो हैं, एक 84 एक 67 है। ठीक ठीक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अ प्रॉपर ऑर्डर शैल बी मेड रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो जिस तरह आर्ग्यूमेंट होते हैं इसी तरह
एक प्रॉपर ऑर्डर बनाया जाएगा फॉर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर रूल 12, और फिर ये अपीलेबल है, उसका अपील भी की जा सकती है विद इन 30 डेज। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि प्लेंट रिजेक्ट हो गई तो अब जो है वो फ्रेश सूट नहीं हो सकता है। तो फ्रेश सूट भी फाइल हो सकता है। आपके पास फिर दो ऑप्शन है। रिजेक्ट हुई प्लेंट, गो गो फॉर द अपील नाउ। अगर आप अपील के लिए नहीं जाना चाहते तो यू हैव ऑप्शन टू फाइल अ फ्रेश सूट। तो यहाँ पर जो है वो रूल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि केस डिसाइड नहीं हुआ है। ये प्लेंट में गलती थी, इस वजह से रिजेक्ट हुआ। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू हैव एन ऑप्शन टू फाइल अ फ्रेश सूट which is provided by Rule 13 of Order 7। सही। ये सर इंफॉर्मेटिव है। जी। रूल नंबर 18, इनएडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन प्लेंट फाइल्ड। जो हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई अगर डॉक्यूमेंट तुम एट स्टार्ट ऑफ द ट्रायल, यानी फाइल ड्यूरिंग फाइलिंग द प्लेंट, अगर आप उसको नहीं करते फाइल, यानी डॉक्यूमेंट को अटैच नहीं करते, देन यू विल नॉट हैव ऑप्शन टू फाइल इट लेटर ऑन। लेकिन अगेन एक्सेप्शन तो हर जनरल रूल की होती है, तो एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट इजाजत दे दे तो फिर अंडर ऑर्डर 13 रूल 2 के तहत हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जो है वो डॉक्यूमेंट को एट एनी अदर स्टेज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट। रूल नंबर फिर ट्वेंटी सर अगर सिक्स हम जी। अगर 7-11 के खिलाफ हम जाते हैं अपील, तो अपील चल रही हो, जैसे 5-6 महीने हो गए हों, उसका डिसाइड ना हुआ हो अपील, हम विड्रा करके फ्रेश शूट कर सकते हैं या लिमिटेशन अप्लाई होगी? लिमिटेशन तो अप्लाई होती है, जो भी आपका मामला होगा, केस होगा, लेकिन जो है ये एक ग्राउंड, ऐसा ग्राउंड है, हर रूल का एक्सेप्शन तो है, तो इसी तरह ये एक ग्राउंड ऐसा है कि नहीं, कोर्ट को हम अगर हम फिर। जी। अगर हम फौरन इसके खिलाफ अपील कर देते हैं अपर कोर्ट में, लेकिन जी। उधर से डिसाइड नहीं होता, फैसला नहीं होता या कि हम हक पे हैं, ये वो है, यानी वो मंजूर होती है, रिजेक्ट होती है, इसी दौरान हम अपर कोर्ट से विड्रा करके हम दोबारा फ्रेश ग्राउंड पे कर सकते हैं, ये रेस्ट जुडिकाटा अप्लाई होगा? नहीं, आपको पहले वो अपील को खत्म करना होगा मामला को, क्योंकि केस एक नहीं, चल रहा अपील है। खत्म कर देते हैं अपील फिर खत्म हो हो गई। सकती है। अपील खत्म हो गई तो फैसला क्या आया? अब अपील हम विड्रा कर ली, वापसी ले लिया, केस वापसी ले लिया, ठीक है, तो फिर आप फ्रेश फाइल करें। चाहे 2-3 महीने 6 महीने गुजर गए हों तो अपील वही चलते चलते। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको फिर जो है ना कोर्ट को फिर सेटिस्फाई करना होगा कि यहाँ पर अपील चल रही थी, इस वजह से काइंडली लिमिटेशन में हमें एग्जाम्पशन दी जाए। फिर कोर्ट पर है कि अगर वो आपको चाहे तो दे, वरना ना दे। सही। ठीक हो गया सर। तो जो जो सेक्शन 151 है ना, जो हमने पढ़ा था, इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट, ये बड़ा ही वसी पावर है कोर्ट का, जिसमें जो है ना वो एक्सेप्शन की मद में आकर कोई भी मामला को तय कर सकती है। हाँ, ये तो है सर। ये जो जैसे विरासत का जजमेंट आई है अभी, उसके लिए कोई मियाद ही नहीं है, लिमिटेशन है भी नहीं, हाँ इसी तरह या नहीं? जी। रूल नंबर 26, ठीक हो गया। लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है, तो एक लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अटैच करनी होगी प्लेंट के साथ। प्लेंटिफ ये भी करेगा कि अगर वो मर जाए तो फिर जो है ना अब इस केस का वाली वारिस कौन होगा, इस केस को फिर कौन चलाएगा। तो फिर नेम और एड्रेसेस ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी दिए जाएंगे, और उसके साथ उन लोगों के नाम भी दिए जाएंगे जो कि इंटीमेट करेंगे टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव कि भाई एक केस चल रहा था आपके बाप का या दादा का, जो भी था उसका केस चल रहा था, जैसे कि आपके बाबा की या दादा की डेथ हो गई है, अब वो केस चल रहा है, उसमें उनमें नाम जो है वो आपके लगे हुए हैं, काइंडली उस केस को परस्यू करें। तो दो किस्म के लोगों के नाम लगाए जाएंगे, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट लगाई जाएगी, दूसरा उन लोगों के नाम डाले जाएंगे जो कि उनको इंटीमेट करेंगे, उनको बताएंगे किस तरह का केस चल रहा है और उसको आके परस्यू करें। तो ये अटैचमेंट भी इट्स वेरी नेसेसरी। तो इन हमारे दो पास, गवाह लगाने पड़ेंगे। हाँ, तो हमारे पास अब एक प्लेंट है, हम उसको देख लेते हैं। वैसे सर पढ़ने में तो सीपीसी अच्छा है सीआरपीसी से। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन है ये।
क्योंकि चलें तो। क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है, एप्लीकेशन भी है, प्रॉपर थ्रू द प्रॉपर चैनल चलता है उसमें तो। बस जज की स्वाबदीद है ज्यादातर क्रिमिनल में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो क्रिमिनल है ना, इस केस को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस जो है ना वो क्रिमिनल केस को खराब कर देती है। यहाँ पर सिविल में ऐसा नहीं है। हम्म। ऐसे ही है। इन द कोर्ट ऑफ फैमिली जज हैदराबाद, ठीक है तो फैमिली सूट, लेकिन इसकी प्लेंट तो होगी, तो प्लेंट के कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो वही होंगे जो कि हमने अभी ऑर्डर 7 में पढ़े हैं। रूल 1 में इसकी कंटेंट वगैरह क्या होगी, तो ये सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, उसके साथ डॉवर अमाउंट, और उसके साथ मेंटेनेंस। जिस तरह मैंने कहा कि सबसे पहले क्या होगा, वो ऑर्डर 7 में, रूल 1 में भी लिखा हुआ था कि पहले पहले कोर्ट का नाम लिखोगे आप। फिर ये सूट नंबर वो कोर्ट आपको खुद ही देती है जब आप पेन फाइल करोगे। उसके बाद प्लेंटिफ के नाम, जितने भी प्लेंटिफ होंगे भाई, यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं। प्लेंटिफ जब आप लिख रहे हो तो उसकी भी डिटेल दोगे कि प्लेंटिफ जो है वो, उसके वालिद का नाम मुस्लिम है और उसकी रेजिडेंस कहाँ पर है, वो आप दोगे। इसी तरह डिफेंडेंट पर भी रूल वही अप्लाई होगा। डिफेंडेंट का नाम, उसके बाप का या वालिद का नाम जो भी है, या हस्बैंड का नाम। उसी तरह उसका रिलीजन क्या है वो भी लिखोगे आप, और फिर उसके रेजिडेंस कहाँ पर है। फिर आप लिखोगे टाइटल ऑफ दी सूट। एक मेरा यूट्यूब लेक्चर भी बना हुआ है इस प्लान पर, उसमें मैंने आप बताया कि किस तरह हम 8 रूल्स के थ्रू थ्रू 8 रूल्स हम एक पूरी प्लान बना सकते हैं, तो उसको भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। द लिंक प्लेंटिफ, सर जी जी हाँ, बिल्कुल। जी। द प्लेंटिफ नेम्ड अबव रेस्पेक्टफुली शिवित या सबमिट्स भी हम कह सकते हैं, दैट द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट solemnized nikah on 18th August 2018 with 3 तोला गोल्ड एज डॉवर। द डॉवर इज स्टिल अनपेड। यानी अब इसमें क्या हो रहा है कि हम जो एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, कि किस तरह का रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान था, और फिर आगे चलकर किस तरह कॉज ऑफ एक्शन एक्रू होता है, और फिर किस तरह अब प्लेंटिफ के पास जो है ना वो राइट टू रिलीफ है, उसको किस तरह रिलीफ मिलना चाहिए। और फिर हम बताएंगे कि रिलीफ कौन से मिलने चाहिए। फिर हम बताएंगे कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है इस केस में या नहीं। ठीक है, तो ये चीजें, और फिर कोर्ट फी बताएंगे कि हमने कोर्ट फी जमा करा दी है या नहीं। तो इस तमाम प्लेंट में बस यही चीजें हैं जो क्या होंगी। अब यहाँ पर देखें आप, देर द फिफ्थ में, that the defendant is an employee of Sindh University and receives around 1 lakh per month as salary, and being husband and father, he is bound to provide maintenance to the plaintiff। अब यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने एट द एंड एनेक्स्टर बी में डॉक्यूमेंट डाले हुए हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट इसने डाला हुआ है ये बता रहा है, पे स्लिप ऑफ डिफेंडेंट इज अटैच्ड एज एनेक्स्टर बी। तो इस तरह बताया जाता है, तो ये बताएंगे, और फिर लास्ट में यानी एनेक्स्टर बी जहाँ पर होगा, एनेक्स्टर बी में वो पे स्लिप की फोटोकॉपी लगी होगी। फिर कोर्ट जो है ना वो लास्ट में बताए, अगर चाहे तो इस चीज को मंगवा सकती है ओरिजिनल, चाहे तो ना मंगवाए। अब यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन, that the cause of action accrued in favor of plaintiff against the defendant, firstly when the marriage firstly when the marriage was solemnized on 18th August 2018, secondly when the defendant failed to pay। तो फिर वही बातें कि कब मसले खड़े हुए। अब यहाँ पर jurisdiction बनाई जा रही है, that the plaintiff resides in above mentioned address within limits of police station Bhatai Nagar, which comes under territorial jurisdiction of this honorable court। और फिर उसके बाद फीस है, दैट अ फिक्स्ड कोर्ट फी ऑफ RS 15 हैज बीन affixed ऑन दिस प्लान। ये 15 तो नहीं है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा ही होती है। उसके बाद हम डालेंगे प्रेयर क्लॉज, जो कि राइट टू रिलीफ क्लॉज है। इट इज देयर फॉर रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेशियसली बी प्लीज टू पास जजमेंट एंड डिक्री इन फेवर ऑफ। कौन कौन से मसले हैं इनके साथ, द मैरिज बिटवीन प्लेंटिव नंबर 1 एंड डिफेंडेंट बी डिसॉल्व। तो इस तरह जो भी आपके जो जो आप कोर्ट से चाहते हो रिलीफ, वो तमाम चीजें आप यहाँ पर लिख दोगे। और फिर आप आओगे एट द एंड, यहाँ पर प्लेंटिफ, एडवोकेट फॉर प्लेंटिफ अपना साइन करेगा। फिर ये तमाम सूट्स के साथ, यानी जो जो प्लेंट होती हैं उनके साथ एक वेरिफिकेशन डाली जाती है कि जो भी मैंने ऊपर कहा, यानी अब ये जो प्लेंटिफ है वो कह रहा है कि जो भी मैंने ऊपर कहा है वो सही है एज टू दी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये होती है हमारे पास एक सिंपल सी प्लेंट। बाकी जो वो लिंक है, आई शुड शेयर दैट लिंक विद यू गाइस। तो ये क्लियर हुआ आपको प्लेंट। जी सर। नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्डर नंबर 8, दैट इज रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ।
तो जिस तरह प्लेंटिफ प्लेंट जमा कराएगा तो उसके डिफेंस में डिफेंडेंट आएगा और अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा कराएगा। जिस तरह प्लेंटिफ ने कहा कि भाई जो है वो ये बंदा, ये जो हस्बैंड है वो हमें ट्रीट सही नहीं करता, उसने प्लेंट प्लेंट में ये पॉइंट डाली, तो उसी को क्रॉस करने के लिए रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट कहेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत है, आई डू नॉट इंडोर्स दिस स्टेटमेंट या आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट। वो प्लेंटिफ में फिर जो रिटन स्टेटमेंट में वो अपनी डिटेल देगा कि मैं क्यों इस चीज को मानता नहीं हूँ और मैं इसको मारता भी नहीं हूँ, तो ये तमाम चीजें उसको फिर डिटेल देगा इन रिटन स्टेटमेंट। यानी इसकी स्टेटमेंट इवेसिव नेचर की नहीं होगी। उसने कहा कि ये प्लेंट में लिखा हुआ था कि ये हमें मारता है, औरत बोल रही है कि ये मुझे मारता है, और डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट में बोल रहा है कि नहीं, नो। तो सिर्फ नो नहीं लिखना होगा, इसको सिर्फ इवेसिव स्टेटमेंट नहीं होगी, उसको डिटेल देनी होगी कि मैं मारता नहीं हूँ, और जो है ना वो मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, हमेशा इसको रेस्पेक्टफुली मैंने ट्रीट किया है। ये तमाम चीजें इसको डालनी होंगी। रूल नंबर 1, सेट ऑफ के आगे रूल्स आएंगे इसके अंदर, उसको हम देखेंगे फिर। ये जो रूल नंबर 6 लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम रिटन स्टेटमेंट को समझते हैं। एट और बिफोर द फर्स्ट हियरिंग रिटन स्टेटमेंट इज टू बी सबमिटेड। ऑर्डिनरीली जो टाइम पीरियड है वो विद इन 30 days है आफ्टर द फाइलिंग ऑफ प्लेंट एंड सर्विस ऑफ समन। यानी जब समन सर्व हुआ, रिटन स्टेटमेंट यानी केस का पता चल गया डिफेंडेंट को, उसके बाद विद इन 30 days को रिटन स्टेटमेंट जमा करानी होगी। और अगर फिर भी नहीं जमा कराता तो फिर उसको एडजमेंट भी कोर्ट दे सकती है, लेकिन नॉट मोर देन 2 एडजमेंट्स, 2 एडजमेंट से ज्यादा नहीं। अगर 2 एडजमेंट्स के बाद भी रिटन स्टेटमेंट जमा नहीं होती तो फिर कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो एक्स पार्टी केस को खत्म कर सकती है, यानी प्लेंटिफ के हक में ही फैसला आ जाएगा। राइट क्लोज नहीं कर सकती? जी। वो एक ऑप्शन होता है ना, राइट क्लोज कर देना अब हाँ, रिटन हाँ स्टेटमेंट वो के होता है बाद। राइट ऑफ एविडेंस क्लोज करना, डिफेंस साइड को क्लोज करना। लेकिन डिफेंस साइड या एविडेंस साइड तो तब क्लोज होगी जब आपने जवाब दावा जमा कराया हो। जवाब दावा ही नहीं यानी आया। जी जी, बताएं। सही, यानी जवाब दावा जब नहीं आता, वो एक्स पार्टी कर सकती है, जवाब दावा के बाद आगे चला सकती है अगर ना आए जवाब दावा। जवाब दावा जब आ गया है तो फिर भी, तो फिर तो केस तो चलेगा, लेकिन उसको अगर बाद में भी वो बंदा नहीं आ रहा है तो फिर भी एक्स पार्टी हो सकता है। लेकिन रिटेड स्टेटमेंट जमा नहीं हुई तो इस दौरान भी क्या ना वो एक्स पार्टी हो सकता है। ठीक है, दोनों दो ठीक हो गया। दो ऑप्शन है। बाकी जो आप जो बोल रहे हैं ना राइट क्लोज करना, राइट क्लोज करने का मतलब है जब एविडेंस का स्टेज आए और फिर वो बंदा जो है ना वो सबूत का वक्त दिया, एविडेंस का टाइम दिया, लेकिन एविडेंस पे वो मौजूद नहीं हुआ, प्रोड्यूस नहीं हुआ, वो आ नहीं रहा, एविडेंस नहीं दे रहा, तो फिर उसके राइट टू गिव एविडेंस को क्लोज किया जाएगा। वहां पर एक्स पार्टी डिसीजन नहीं होगा, वहां पर राइट टू एविडेंस क्लोज हो जाएगा, जिसके बाद उसका केस ही कमजोर हो जाएगा और फिर जो है ना डिक्री हो जाएगी इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ। सही सर, यहाँ जो दो एजेंट लिखे हुए हैं, ये तो कोर्ट 5 भी दे सकती है इनहेरेंट पावर के थ्रू, बिल्कुल दे ऐसे सकती है। है ना? देती है 4 5 5 6 तारीख के जितने बड़े केस जो है ना, एक केस वो 5 साल चल रहा है, क्यों चल रहा है, यही तो है। बस दे रही है बाबा, दे रही है उनको एडजमेंट। हम्म। रूल नंबर 2, न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड। यानी अगर जो भी मामलात हैं वो तमाम कोशिश करे कि वो रिटन स्टेटमेंट में बता दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में नई बात ओपन हो जाए और प्लेंटिफ सरप्राइज आ जाए, शॉक में आ जाए कि ऐसा तो था ही नहीं, हमें बताया ही नहीं गया। हर चीज जो भी मामलात हैं वो एक दूसरे को ये बताएंगे थ्रू एप्लीकेशन, या जो भी प्लेंट प्लेंट लिखी गई है तो प्लेंट भी भेजी जा रही है, रिटन स्टेटमेंट लिखी गई है तो रिटन स्टेटमेंट भी प्लेंटिफ पर सर्व हो रही है, एप्लीकेशन एक दूसरे पर सर्व हुई है। इसी तरह अगर कोई फैक्ट है तो वो भी बताया जाएगा एक दूसरे को। रूल नंबर 4, डिनाइल मस्ट नॉट बी इवेसिव। जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ नो लिखना काफी नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना होगा, आंसर द पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। तो डिनाइल मस्ट नॉट बी इवेसिव। इस तरह है। अब रूल नंबर 6 जो कि डील करता है पर्टिकुलर ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन अंडर द रिटन स्टेटमेंट। क्या आपको सेट ऑफ का पता है? नो सर, नो। ठीक है, तो भाई अब सूट इस तरह था कि मेरे और अनस के दरमियान एक सूट था। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने अनस को 1 लाख रुपए दिए, अनस ने कहा कि मैं ये लोन दे रहा हूँ आपसे और जो है 1 महीने के बाद मैं आपको लाख रुपए दे दूंगा। उससे पहले कभी अनस ने भी मुझे जो है वो दिए थे 50,000 रुपए, कभी अनस ने मुझे दिए थे, यानी 1 महीना पहले या 2 महीना पहले, लेकिन अनस ने दिए थे।
उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं जो है वो अब अनस को दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, यानी वो 50,000 तो मैंने उस अनस को वापस दिए ही नहीं है, लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ कि नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और 1 लाख रुपए में लोन दे रहा हूँ अनस को, ठीक है। अब क्या हुआ कि अनस ने मुझे 1 लाख रुपए वापस किए नहीं, और मैं जो है वो प्लेंट फाइल सूट फाइल करता हूँ, प्लेंट फाइल कर रहा हूँ। प्लेंट में मैं लिख रहा हूँ कि सूट फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट, या रिकवरी ऑफ अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए मैं लेना चाह रहा हूँ अनस से। अब अनस आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या करोगे, मैंने आपके खिलाफ प्लेंट फाइल कर दी है। मैं उससे कहूंगा भी 50,000 तो पहले वो माइनस करो जो आपने देने हैं ऑलरेडी। नहीं देखें, पहले बात यह है कि मैंने जब ये पहला स्टेज चल रहा है, कौन सा स्टेज है कि फाइलिंग ऑफ प्लेंट, प्लेंट स्टेज हो गया, फिर समन सर्व हुए हम्म। आप पर समन हुए, आप आए। अब आप क्या करोगे, यानी अब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। अब मैं उस पे जवाब रिटर्न स्टेटमेंट में लिखूंगा एग्जैक्टली, भाई। यही आंसर है। ठीक है, अब जो है आप लिखोगे एक रिटन स्टेटमेंट जमा कराओगे कोर्ट के अंदर। उस रिटन स्टेटमेंट में क्या होगा, उसमें ये होगा कि या तो आप कहो कि सर ये 1 लाख रुपए तो थे नहीं, या कुछ इस तरह का मामला, आप सर मैंने इसको दे दिए थे या कुछ ऐसा। लेकिन उसके साथ आप एक और भी क्लेम कर रहे हो रिटन स्टेटमेंट में, क्या कि सर मेरे भी 50,000 रुपये इस पर रहे हुए हैं। अब ये जो 50,000 आप जो कह रहे हो ना, ये है सेट ऑफ, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ, जो रिटन स्टेटमेंट में लिखा जाएगा, जो डिफेंडेंट लिखेगा। इस सेट ऑफ का इफेक्ट ये है कि दिस इज प्लेंट इन अ क्रॉस सूट, ठीक है। यानी अब इस प्लेंट की मुझे रिटन स्टेटमेंट जमा करानी होगी। ये चीज आपको क्लियर हुई। हेलो, क्या ये बात क्लियर हुई आपको। सर आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है।